पहलगाम फॉल्स फ्लैग की एफआईआर ने वाकये को मशकूक बना दिया है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा और महज 10 मिनट में 2:30 पर जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर पहलगाम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई, जबकि फौज 20 मिनट बाद पहुंची। एफआईआर में कहा गया कि अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जबकि इंडियन मीडिया ने कहा कि ये टारगेट किलिंग थी। क्या इससे ये सब पता नहीं चलता कि ये सब तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हुआ? पहलगाम की बेसरान वादी मकबूजा कश्मीर की छोटी स्विट्जरलैंड कहलाती है। भारत सरकार ने अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इसी जगह और वक्त का क्यों इंतखाब किया? WNN की अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 26 अफराद की जान गई है और 17 अफराद जख्मी हुए हैं। जो 26 अफराद जाँ बाक हुए वो सब मर्द थे। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में लोगों को इनके मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। ऐसा करने का मकसद भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत को मजीद हवा देना था। कहा जा रहा है कि मरने वालों में एक मुसलमान और एक ईसाई भी था, बाकी 24 मुतासरीन हिंदू थे। वो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सयाह थे, जैसे 32 साला निराज अधवानी जो जयपुर का रिहायशी था, मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करता था और वो छुट्टियों पर अपने घर आया था। वो अपनी बीवी के साथ शिमला में एक शादी में शरीक हुआ था और फिर कश्मीर का रुख किया था। एक और मुतासरा शख्स नेपाल से था, सुदीप नेपाने। अरुणाचल के भारतीय फिजाइया के सिपाही टैग हेलियांग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन जो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर के दौरे पर थे, इनमें शामिल थे 26 साला भारतीय नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नारवाल जो सिर्फ 6 रोज पहले शादी के बंधन में बंधा था, अपने हनीमून पर था, जिसके बाद इसकी बीवी बेवा वापस आई। एक वीडियो में इसे ये कहते हुए सुना गया है कि वो अपने शौहर के साथ भेलपुरी खा रही थी जब एक शख्स उनके पास आया और कहा कि वो मुसलमान नहीं लगता और इसको गोली मार दी जाए। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पुणे के HR प्रोफेशनल असारवी ने भी ऐसा ही तजुर्बा बताया। इसका कहना था कि जब उसने दूर से दहशतगर्दों को फायरिंग करते देखा तो उसका खानदान एक करीब के खेमे में पनाह गुज़ीन हुआ, लेकिन दहशतगर्द वहां भी पहुंच गए और उसके वालिद से इस्लामी आयात पढ़ने को कहा। जब वो नहीं पढ़ सके तो उन्होंने उन्हें गोली मार दी। अब जरा गौर करें, जिसने भी इस फॉल्स फ्लैग का स्क्रिप्ट तैयार किया था वो इससे क्या मकसद हासिल करना चाहता था? वो जो भी था, इसका मकसद था कि जब इस दहशतगर्दाना हमले की कहानी मीडिया पर आए तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत ज्यादा से ज्यादा फैले। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत कौन फैलाना चाहता है? वो कौन था जिसे बिहार के इलेक्शन में अपने वाज़े शिकस्त से बचने के लिए पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग की जरूरत थी? भारतीय एक्सप्रेस में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की तादाद 4 से 6 हो सकती है। चश्मदीद गवाहों के बयानात की बुनियाद पर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 3 हमलावरों के खाके जारी किए हैं। एक हुकूमती जराए ने मशहूर भारतीय न्यूज एजेंसी दी हिंदू को बताया कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग सरंजाम देने वालों में 2 कश्मीरी नौजवान भी शामिल थे, अदील गौरी अनंतनाग से और एहसन पुलवामा से। शुरू में भारतीय मीडिया की तरफ से बयानिया बनाया गया कि तमाम हमलावर पाकिस्तानी थे, लेकिन बाद में भारतीय मीडिया के दानिश्वरों ने सोचा कि ये बहुत ढीला बयानिया है कि 4 पाकिस्तानी भारत की 9 से 10 लाख सिक्योरिटी को चकमा देकर निकल गए। लिहाजा इसके बाद इस फॉल्स फ्लैग में 2 ऐसे कश्मीरी नौजवानों का नाम शामिल किया गया जो 2018 में पाकिस्तान गए थे। हर साल दोनों तरफ के कश्मीरी एक दूसरे की तरफ जाते हैं और उनका ये आना जाना बाकायदा कानूनी डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है, लेकिन भारतीय एजेंसियों को चूंकि अपना बयानिया बनाना था, लिहाजा पाकिस्तान जाने वाले कोई से भी 2 कश्मीरियों का नाम इस फॉल्स फ्लैग में शामिल कर लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर की मुकामी एजेंसियों के पास पहले से इतलात थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ लोगों ने बहुत गहराई से पहलगाम के इर्द गिर्द होटलों का बारीक बीनी से जायजा लिया था
सवाल ये है कि सबको पहले से कैसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, और अगर पता था तो फिर हमला होने से पहले रोका क्यों नहीं गया? WNN के नाजरीन, आप ये बात जहन में रखिएगा कि इस हमले के बारे में भारतीय मीडिया और एजेंसियों को पहले से पता था और इंटेलिजेंस इत्तलात के बावजूद ये हमला हुआ। ये फॉल्स फ्लैग बिल्कुल पुलवामा फॉल्स फ्लैग जैसा है। जून 2019 में वजारत दाखिला के वजीर ममलिकत जे किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा था कि पुलवामा हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन ने अपनी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया कि 2 जनवरी से 13 फरवरी तक 11 इंटेलिजेंस इत्तलात मिली थी कि पुलवामा में कुछ होने वाला है। 12 फरवरी को मकबूजा कश्मीर की मुकामी एजेंसियों को एक ऐसी इत्तला मिली जिसे टॉप सीक्रेट करार दिया गया। इसमें एक ऐसे ट्विटर हैंडल की मालूमात दी गई थी जिसको मुबैना तौर पर रॉ हेडक्वार्टर दिल्ली से ऐसे चलाया जाता था कि ऐसा लगे जैसे ये ट्विटर हैंडल जैश-ए मोहम्मद चला रही है। ये हैरत की बात है कि वो भारत जिसमें बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स घंटों में उड़ा दिए जाते हैं, वहां जैश-ए मोहम्मद खुल्लम खुल्ला ट्विटर अकाउंट चला रही थी। इस अकाउंट में जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी रूट्स पर मुमकिना आईईडी धमाकों के बारे में हिदायत थी। इसके साथ एक वीडियो भी मुंसलिक थी जिसमें आईईडी धमाकों को दिखाया गया था। इस सब ड्रामे का मकसद इस हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ना था। सवाल ये था कि अगर वाकई ये हमला किसी ने करना था तो क्या इसके मास्टरमाइंड ने इस हमले के बारे में हिदायत एक ट्विटर अकाउंट पर देनी थी? सवाल ये है कि जब भारतीय एजेंसियों को पता चल चुका था कि ये ट्विटर अकाउंट जैश-ए मोहम्मद का है और इसी अकाउंट पर हमले की सारी मंसूबाबंदी भी इनके सामने आ चुकी थी, फिर भी 2500 से ज्यादा फौजियों को हवाई जहाज के जरिए मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी गई और इन्हें एक बड़े काफले में भेज दिया गया। सीआरपीएफ के साबिक आईजी ने इस पर एतराजात उठाए थे और कहा था 2547 को भेजना और 78 व्हीकल से कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। दोस्तों ये सोचें, इतनी तफसीली इंटेलिजेंस इत्तलात के बावजूद पुलवामा हमला कैसे हुआ? आतंकवादी गट्टाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? ये तमाम रिपोर्ट्स जो भारतीय मीडिया से ही इकट्ठी की गई हैं, ये वाज़े बता रही हैं कि पुलवामा हमला दरअसल एक फॉल्स फ्लैग था। दिसंबर 2016 में एक रैली में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि दहशतगर्द टूटी हुई कमर के साथ भारत में इतने ज्यादा हमले कैसे कर पा रहे हैं? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में मुसलसल कई हमले हो चुके हैं। नवंबर 2016 में नागरोटा फौजी कैंप पर हमला, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला, फरवरी 2018 में संजवान फौजी स्टेशन पर हमला, फरवरी 2019 में पुलवामा हमला, मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड पर दस्ती बम धमाका, जून 2019 में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस पर अवंतीपुरा हमला, 2023 में पूंछ राजवड़ी हमला, 2024 में रियासी हमला और अब 2025 में पहलगाम हमला। जब भी ऐसा कोई हमला होता है, मोदी हुकूमत को सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे कवानीन और डिफेंस के नाम पर ऐसे डील्स करने का मौका मिल जाता है जिससे फायदा सिर्फ बीजेपी को होता है। फ्रांस से होने वाली राफेल तैयारों की डील में करप्शन की दास्तानें आज तक भारतीय मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, मगर आज तक किसी को सजा नहीं मिल सकी। दहशतगर्द हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। इस दौरान भारतीय मीडिया में ये हिम्मत नहीं कि अपनी हुकूमत से सवाल कर सके। इनका सारा जोर पाकिस्तान की तरफ है और ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अब अपनी नाकामी पर कोई इस्तीफा तक नहीं देते। 26/11 मुंबई हमलों के बाद वजीर दाखिला शिवराज पटेल ने अवामी दबाव की वजह से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र के वजीर आला विलास राव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। किसी भी फाल जमहूरियत में ये एक बुनियादी चीज होती है
हैरत की बात है कि भारत में एक हमला होता है और 1.25 अरब की आबादी वाले भारत में कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है। अब भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे सहाफी हैं जो पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारतीय सुप्रीम कोर्ट को ठहराते हैं। इन मोहतरम का फरमाना है, There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही अर्नब गोस्वामी हैं जिनकी व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई और पुलवामा हमले के बाद उन्होंने पैगाम दिया था कि ये हमला हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा क्योंकि हमने इस हमले की रिपोर्टिंग सबसे पहले की। सवाल ये है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने इस फॉल्स फ्लैग की रिपोर्टिंग सबसे पहले इसीलिए की क्योंकि इनको इस हमले का पहले से ही इल्म था। आज भारत में मौजूद बीजेपी सरकार पहलगाम हमले को बिहार की इलेक्शन मुहिम में बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सरकार और भारतीय मीडिया मुसलसल इस हमले को लेकर जंग का माहौल बना रहा है, लेकिन ऐसे में WNN कुछ सवालात भारत के उन लोगों के सामने रखना चाहता है जो वाकई दिमाग से सोचते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत की आवाम वाकई ये जानना चाहती है कि हर बार भारत में ऐसे हमले क्यों हो जाते हैं जिनका सियासी फायदा हमेशा बीजेपी को होता है। अगर पाकिस्तान पर हमला ही करना है तो वो किसी भी वक्त और कभी भी किया जा सकता है, लेकिन क्या भारत में ही कभी कोई हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी है जो इन हमलों पर गहराई से तहकीक करे और सबूतों के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट न सिर्फ भारतीय आवाम के सामने रखे बल्कि अगर इसमें पाकिस्तान मुलविस निकले तो इसको बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर भी लेकर जाए। हकीकत यह है कि सिवाय मीडिया प्रोपेगेंडे और भारतीय सियासतदानों के बयानात के सिवा भारत के पास कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं कि वो पाकिस्तान को इल्जाम दे सके। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मजम्मत तो कर रही है, मगर अमेरिका समेत कोई भी बैनुल अक़वामी ताकत भारत का पूरा जोर लगाने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि इस हमले में पाकिस्तान मुलविस है। अब ये फैसला भारतीय आवाम को करना है कि बीजेपी की सियासत को दवाम देने के लिए भारत को जंग का ईंधन बनाना है या फिर इस सच को ढूंढना है कि मकबूजा कश्मीर में 10 लाख के करीब सिक्योरिटी जवान होने के बावजूद वहां हमला कैसे हो जाता है जबकि हमले की इत्तला भी पहले से मौजूद होती है।